प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली के अंदर संतान के योग कैसे बनते हैं। आप स्वयं अपनी कुंडली में या अन्य की कुंडली में संतान की स्थिति कैसी है ये कैसे देख सकते हैं। इनसे जुड़ी कुछ रोचक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आप भी आज की वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे। आपको संतान संबंधी जो भी स्थिति होती है उसके बारे में लगभग सभी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। और ऐसे ही अगर आप आगे भी रोचक वीडियो देखना चाहे तो आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं निरंतर आपको ऐसी ही रोचक वीडियो देने के प्रयास में रहता हूं, तो आप इन वीडियो का लाभ उठाकर अपने सभी प्रश्नों के उत्तर तो जान ही सकते हैं, अपने जीवन में आ रही परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। अब आइए ज्यादा विलंब न करते हुए मैं आपको एक एक करके जो संतान भाव की स्थिति है, साथ में संतान सुख की स्थिति है, उनके बारे में जानकारी देना प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले आप देखिए, आप सभी जानते हैं कि आपको पहले तो लग्न कुंडली में देखना है और कुंडली का जो पंचम भाव होता है, कोई से भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी राशि की कुंडली हो, आप कुंडली के इस भाव को देखिए। ये जो भाव होता है इसे पंचम भाव कहते हैं। इस भाव में कोई भी राशि हो सकती है, यानी कोई भी 1 से लेकर 12 के बीच का कोई भी अंक लिखा हो सकता है। लेकिन इसी पंचम भाव को आपको देखना है। इस पंचम भाव को, इस पंचम भाव के स्वामी को और पंचम भाव के कारक को देखना है। ये तीन चीजें आपने अच्छी तरह देख ली तो आप ये जान जाएंगे कि संतान के योग किस प्रकार के हैं और इन्हीं से संतान कब होंगी, आगे इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस भाव को देखिए। कैसे देखना है, सबसे पहले देखिए कि इस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है। यहां पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, यानी गुरु की, शुक्र की, बुध या चंद्रमा की, इन चार में से किसी भी ग्रह की दृष्टि अगर पड़ती है तो ये बात यहां प्रबल हो जाएंगी कि ये भाव शुभ है, मजबूत अवस्था में ये भाव बना हुआ है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर पापक ग्रह या क्रूर ग्रह का प्रभाव इस भाव पर है तो ये इस भाव को कमजोर करेगा। यानी अगर यहां पर शनि की दृष्टि है, मंगल की, सूर्य की, राहु या केतु की दृष्टि पड़ती है तो यह पंचम भाव को कमजोर करेगा। इसी प्रकार आप ये भी ले सकते हैं कि यहां पर शुभ ग्रह बैठे हो तो ये भाव मजबूत हो जाएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर यहाँ पापक ग्रह बैठे हो तो ये भाव कमजोर हो जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको इस भाव से जुड़ी अवश्य देखनी है। इसके अतिरिक्त अब मान लीजिए यहां पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा है और मान लेते हैं किसी की दृष्टि भी नहीं है तो भी ये भाव कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में ये भाव सुप्त हो जाएगा। जब भी किसी भाव के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो और कोई भी ग्रह वहां पर बैठा हुआ भी ना हो तो ऐसा भाव सुप्त भाव होता है, यानी सोया हुआ भाव होता है और उसका जो परिणाम होता है वो भी शीघ्र प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले पंचम भाव की स्थिति को देखना है, क्योंकि संतान का विचार, संतान सुख का विचार इसी भाव से किया जाता है, फिर वो लड़के की कुंडली हो या लड़की की कुंडली हो। साथ में आप ये भी देखिए कि यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर राहु केतु या जो पापक ग्रह है वो यहाँ पंचम भाव में बैठे, माफ कीजिए चतुर्थ भाव में बैठे हो, और कुछ पापक ग्रह यहाँ छठे भाव में बैठे हो। तो उसके कारण ये जो पंचम भाव है ये पाप मध्यत्व में आ जाएगा, यानी पाप कर्तरी दोष इस पंचम भाव को लग जाएगा। उसके कारण भी इस पंचम भाव का जो शुभ परिणाम है ये नहीं प्राप्त हो पाएगा, यानी संतान में देरी होना और किसी न किसी प्रकार की परेशानी आना, ये भी कई बार देखने को मिलता है। तो इसलिए आप सबसे पहले इस पंचम भाव को देखिए। आपने देखा अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव अच्छी अवस्था में है, शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो यह पहला प्लस पॉइंट हुआ जो आपकी कुंडली में संतान के योग को मजबूत कर रहा है। अब दूसरे पॉइंट पर आइए। दूसरे पॉइंट में आप देखिए कि यहां पर जो इस भाव के स्वामी है वो कैसे देखना है। यहां पर आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 के बीच का कोई भी अंक लिखा होगा
मान लेते हैं यहाँ पर 9 का अंक लिखा है, तो जब 9 का अंक यहाँ पर लिखा होगा तो यहां से आप देखिए उसके स्वामी कौन बनते हैं, गुरु बनते हैं। तो यहां पर अगर 9 का अंक है तो आप देखिए कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 1 से लेकर 12 का अंक होने पर कौन से ग्रह स्वामी बनते हैं वो मैंने यहां लिखा है। आप उस ग्रह की स्थिति अपनी कुंडली में देखिए, वो ग्रह कितनी मजबूत अवस्था में है। अगर पंचमेश जो पंचम भाव का स्वामी होता है, यहाँ का जो स्वामी बनता है उसे पंचमेश कहते हैं। अगर पंचमेश इसी भाव में बैठा है तो ये मजबूत स्थिति है। इसके साथ में पंचमेश छठे भाव में न हो, अष्टम भाव में न हो और 12वें भाव में न हो तो ये भी स्थिति पंचम भाव का जो परिणाम है उसको देने के लिए अच्छी होती है। साथ में पंचम भाव के स्वामी अपनी नीच राशि में न हो। आप जानते हैं प्रत्येक ग्रह की कौन सी राशि नीच राशि होती है, उसके अनुसार आप देख लीजिए कि पंचम भाव का स्वामी अगर नीच राशि में हुआ तो ये भी कहीं न कहीं पंचम भाव के जो सुख है, संतान का जो सुख है, इसमें बाधा उत्पन्न करेगा, देरी करवाएगा और विभिन्न प्रकार की परेशानियों का इसमें सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए 2 चीजें सबसे पहले आपने देखी। पहले पंचम भाव को देखा, इसमें शुभ ग्रह का प्रभाव है या अशुभ ग्रह का प्रभाव है। दूसरे नंबर पर पंचमेश को आपने देखा, पंचमेश शुभ अवस्था में है या अशुभ अवस्था में है। किसी शुभ भाव में होकर के भी अगर पंचमेश नीच राशि में चला गया तो यह पंचमेश को कमजोर कर देगा। ऐसे में उसका जो अच्छा परिणाम है यह प्राप्त कम हो पाएगा। इसीलिए आप 2 बातें जो आपने देखी, 2 पॉइंट जो देखे उन्हें ध्यान में रखिए। अब तीसरे नंबर पर सबसे प्रमुख पॉइंट आपको बता रहा हूं, यह सूत्र अगर आपकी कुंडली में मिल जाता है तो संतान सुख आपको प्राप्त होगा ही। ये बात यहां से लागू हो जाएगी। किस प्रकार? अगर पंचम भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव आता हो, देव गुरु बृहस्पति जिसे कहा जाता है, अगर उसका प्रभाव पंचम भाव पर आता है तो ये बात तय है कि आपको संतान सुख अवश्य से प्राप्त होगा। अब यहां पंचम भाव में गुरु बैठे हो या पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि आती हो तो आप देख पाएंगे कि आपको ये गुरु कैसी ही कमजोर अवस्था क्यों ना हो, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति अवश्य करवाते नजर आएंगे। और फिर वो समय गुरु की अंतरदशा, पंचमेश की अंतरदशा, या फिर ये मान सकते जितने ग्रहों का प्रभाव इस पंचम भाव पर होगा। जैसे यहां पर मान लीजिए सूर्य यहां पर बैठे हैं, सूर्य की दृष्टि आ रही है पंचम भाव के ऊपर, तो पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि है, तो जब सूर्य की अंतरदशा आए, सूर्य की महादशा आए, उस समय पर भी संतान प्राप्ति के जो योग है वो प्रबल बन जाएंगे। तो इस प्रकार आपको कब होगी ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहला योग, पहली जो बात है पंचम भाव, दूसरे नंबर पर पंचमेश, तीसरे नंबर पर गुरु की स्थिति। गुरु संतान के कारक ग्रह होते हैं। विशेषकर पुरुष और महिला दोनों की कुंडली में गुरु की स्थिति को तो देखना ही है। इसके बाद संतान उत्पत्ति की जो स्थिति होती है उसको अलग अलग विधियों द्वारा देखा जाता है। अब देखिए पुरुष की कुंडली है तो उसमें शुक्र का विचार अवश्य से करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र वीर्य का प्रमुख कारक ग्रह होता है। और पुरुष की कुंडली में शुक्र कमजोर हो जाए तो ये कहीं ना कहीं स्थिति संतान उत्पत्ति में बाधा की उत्पन्न करते हैं और कहीं ना कहीं इनके द्वारा संतान योग को बाधित किया जाता है। तो इसलिए एक पुरुष की कुंडली में शुक्र की स्थिति अवश्य देखना है। इसके बाद सप्तम भाव को भी देखना है। सप्तम भाव से जो जनन के अंग होते हैं, जननांग जिनसे बोला जाता है, उनका विचार भी इन्हीं सप्तम भाव से किया जाता है। अगर सप्तम भाव में अकेले शनि बैठे हो, अकेले बुध बैठे हो और अकेले शुक्र बैठे हो, इन तीनों में से किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र, बुध या शनि में से कोई भी एक ग्रह यहां सप्तम भाव में अकेला बैठा हो तो ये कहीं ना कहीं योग संतान उत्पत्ति में कमजोरी को, संतान उत्पत्ति में बाधा को उत्पन्न करते हैं। शर्त इतनी है वो ग्रह कमजोर नहीं होना चाहिए, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होना चाहिए। माफ कीजिएगा, यहां पर जो तीनों ग्रह मैंने बताए अगर ये कमजोर अवस्था में आते हो तो ही ये परिणाम देखने को मिलेगा। अगर ये कमजोर ना हो, अपनी उच्च राशि में हो, मजबूत अवस्था में आते हो,
या इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे मान लीजिए शनि यहां पर बैठे हैं, शुक्र की, बुध की दृष्टि यहां पड़ गई, गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ गई, तो ये फिर योग यहां पर संतान की स्थिति में खराबी उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि यही देखने को मिलेगा कि संतान आदि में वो ग्रह भी कोई विशेष खराबी उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो ये बातों का भी आपको ध्यान रखना है। महिला की कुंडली हो तो चतुर्थ भाव को भी देखना है, क्योंकि चतुर्थ भाव गर्भ धारण की क्षमता को बताता है। अगर किसी महिला की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी नीच राशि में हो, बहुत अधिक कमजोर हो जाए, चतुर्थ भाव बहुत अधिक कमजोर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं फिर संतान उत्पत्ति में देरी भी होती है, कई बार गर्भपात आदि के योग भी बन जाते हैं। साथ में पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि भी ये गर्भ को जलाने का कार्य करते हैं। तो इसे में कई बार गर्भपात होना, कई बार सामान्य नॉर्मल डिलीवरी न होकर जो ऑपरेशन आदि से संतान होना, ये स्थिति बन जाती है। अगर संतान आदि के योग ज्यादा कमजोर हो तो फिर आईवीएफ आदि का सहारा भी लेना पड़ता है, तो वो स्थिति भी यहाँ पर यही ग्रह उत्पन्न करते हैं। लेकिन बात वही है यहाँ पर भी कि अगर शुभ ग्रह का प्रभाव, विशेषकर गुरु का प्रभाव पंचम भाव पर आता है या गुरु कुंडली में मजबूत अवस्था में बैठे हैं, तो ये बात तय है कि ये आपको संतान सुख अवश्य प्रदान करेंगे। उनकी दशा अंतरदशा में जब गुरु का गोचर पंचम भाव से दृष्टि बनाए, यानी गुरु पंचम भाव में गोचर करे, नवम भाव में गोचर करे, एकादश भाव में या फिर लग्न में गोचर करे, ये गोचर की बात कर रहा हूं। गोचर यानी वर्तमान में जो ग्रह घूमते हैं उनको गोचर की स्थिति कहा जाता है। तो उसके अनुसार आप देखिए कि गुरु का दृष्टि या गुरु का जो गोचर है वो पंचम भाव पर आता है, तो ऐसी स्थिति उस समय अंतराल पर संतान के योग को उत्पन्न करती है और उस समय पर संतान की प्राप्ति भी होती देखी गई है। तो इसीलिए आप ये जो बातें मैंने बताई है ये कुंडलियों में मिला करके देखिए, किस तरह का परिणाम आता है ये भी आप स्वयं जान जाएंगे। अगर पंचम भाव, पंचमेश और गुरु, साथ में पुरुष की कुंडली में शुक्र, ये सब मजबूत अवस्था में आते हो तो निसंदेह संतान आदि की स्थिति अच्छी रहेगी। और दशा अंतरदशा जो सहयोगी बने, पंचमेश की चले, गुरु की रहे, शुक्र की रहे, द्वितीय भाव के स्वामी की रहे, लाभ भाव के स्वामी की दशा रहे, भाग्य भाव के स्वामी की दशा रहे, तो इन दशा अंतरदशा के अंदर संतान प्राप्ति के जो योग है प्रबल रहते हैं और गुरु का गोचर सहयोगी बन जाए तो निसंदेह उस समय पर संतान की प्राप्ति भी होती देखी गई है। लेकिन दोनों की कुंडली में संतान योग एक ही समय पर बनने चाहिए। जिस समय पर दोनों की कुंडली सहयोग करेंगी, पति और पत्नी की, उस समय पर संतान के योग भी बन जाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज का ये विषय भी समझ आया होगा। अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं शीघ्र ही उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।